स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर न्यू प्लास्टिक डिजीजेज चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम पीडियाट्रिक्स परवेज़ अकबर। सबसे पहला टॉपिक है ल्यूकीमिया। ठीक है, ल्यूकीमिया का इन्होंने टिपिकल केस प्रेजेंट किया है कि एक 7 साल की बच्ची प्रेजेंट करती है 3 वीक हिस्ट्री ऑफ फीवर के साथ, फटीग है उसको, वेट लॉस भी हुआ है, लिम्पिंग एंड लेफ्ट लेग एंड नी पेन एंड लिस्टलेसनेस। ठीक है, लिस्टलेसनेस है यानी कि एनर्जी नहीं है, लेथार्जिक है। ठीक हो गया। एग्जामिनेशन पे बच्ची जो है उसको पेटी किया भी है, इक्काइमोसिस है उसके एब्डोमेन पे और एक्सट्रीमिटीज़ पे। ठीक है, बच्ची को हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी है। कंप्लीट ब्लड काउंट किया गया तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स का काउंट 85,000 पर मिलीमीटर क्यूब है, यानी वाइट ब्लड सेल्स उसके रेज्ड हैं, और हीमोग्लोबिन उसकी 7 ग्राम पर डेसीलीटर यानी डिक्रीज है। प्लेटिलेट्स का काउंट देखें तो 15,000 पर मिलीमीटर क्यूब, वो भी डिक्रीज्ड है। ठीक है, वाइट ब्लड सेल इंक्रीज है, हीमोग्लोबिन और प्लेटिलेट्स डिक्रीज्ड हैं। डिफरेंशियल में हमें जो है 80% ब्लास्ट मिले हैं, 20% जो है वो लिम्फोसाइट्स। फिर बोन मेरो एग्जामिनेशन की गई तो उसमें भी ब्लास्ट सेल्स हैं जो कंफर्म कर रहा है डायग्नोसिस ऑफ द अक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, ये अब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है ल्यूकीमिया। एक्चुअली ल्यूकीमिया जो है ये एक याद रखिए मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चों का और टीनेजर्स का, अबाउट 1/3 ऑफ ऑल चाइल्डहुड कैंसर्स। ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ का कैंसर है, प्राइमरीली बोन मेरो का। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ल्यूकीमिया डिजीज़ ऐसी है जिसमें रैपिड और अनकंट्रोल प्रोडक्शन हो रही होती है एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स की। ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी रैपिड और अनकंट्रोल प्रोडक्शन होगी, तो उसको हम कह रहे हैं ब्लास्ट। जो हमें मिल रहे हैं इसमें ब्लास्ट ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, बोन मेरो सॉफ्ट और स्पंजी सेंटर है सर्टेन बोन्स का जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, हमारे रेड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटिलेट। प्रॉब्लम ये है ल्यूकीमिया के ना जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे और वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे और क्राउडिंग आउट कर देंगे हेल्दी ब्लड सेल्स की। तो उससे जो है ना नॉर्मल वाले जो ब्लड सेल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और फिर साइंस और सिम्टम होंगे। ठीक हो गया, यानी जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स ब्लास्ट बन रहे हैं ना बहुत सारे, इन्होंने सारी जगह घेर ली है और जो नॉर्मल वालों के हैं उनको मास्क कर दिया है। तो नॉर्मल वालों की कमी की वजह के सिम्टम्स होंगे, जैसे अगर अब आरबीसी कम हो गया, अनीमिया, फटीग, पेलनेस, वीकनेस। हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए क्योंकि ब्लास्ट बढ़ गए, तो हेल्दी वाले वाइट ब्लड सेल के कम होने वाले सिम्टम, इन्फेक्शन होगा, बच्चे को फीवर होगा। ठीक है, प्लेटिलेट्स कम होंगे तो बच्चा इजीली ब्रूज कर रहा है, पेटी किया, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, नोज ब्लीड। ठीक है, तो अब आ जाए leukemia is a condition in which there is clonal proliferation of malignant stem cells in the bone marrow. Clonal proliferation of the malignant stem cells in the bone marrow. Leukemia is present when more than 25% blast cells are present in the bone marrow aspirate. ये आपने याद रखना है कि जब आप बोन मेरो एस्पायरेट करोगे उस पे जब आपको 25% से ज़्यादा मिले ना ब्लास्ट सेल्स, तो आप डायग्नोज करते हो कि दिस इज़ ल्यूकीमिया। ठीक हो गया, वो हम इन्वेस्टिगेशंस में भी देखेंगे एग्जैक्ट इसका कट ऑफ जो है आपने याद रखना है, 25% से ज़्यादा आपको मिले तो कंफर्म हो जाती है इट इज़ ल्यूकीमिया। अक्यूट ल्यूकीमिया क्या है? अक्यूट ल्यूकीमिया मोस्ट कॉमनली बच्चों में होती है, फास्ट ग्रोइंग, और इसमें इमीडिएट इंटेंसिव ट्रीटमेंट हमने देना होता है। इसमें फर्दर आ जाता है ALL अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, दूसरी AML अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक जो है, अच्छा मेलिग्नेंट acute leukemia is a malignant clonal proliferation of white cell precursors यानी blast cells which occupy and inhibit the function of bone marrow। यानी ये blast cells ज़्यादा हो गए तो वो नॉर्मल वाले फंक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं। दे मे सर्कुलेट इन द ब्लड एंड फॉर्म ल्यूकीमिक डिपॉजिट एंड एनी टिश्यू। अब ये जो बहुत सारे ब्लास्ट बने हैं ना बोन मैरो में, अब ये ब्लड में भी आएंगे, ब्लड में आके फिर बाकी टिश्यूज़ में भी डिपॉजिट हो सकते हैं, दूसरे टिश्यूज़ का भी जो है उनमें डिपॉजिट होकर उनका फंक्शन ख़राब कर सकते हैं। तो मैंने इसकी 2 टाइप्स बताई। अक्यूट ल्यूकीमिया की पहली टाइप है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ALL। याद रखिए कि ये मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड ल्यूकीमिया है, 75 to 80%। ये अर्ली फॉर्म्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स में स्टार्ट होगी, क्योंकि हमें पता है कि लिम्फोसाइट भी जो है वाइट ब्लड सेल की ही एक टाइप है। ठीक है, तो उसमें ये ALL होगी। इसकी सब टाइप्स में B सेल ALL भी है, वो भी बहुत कॉमन है। T सेल AL, क्योंकि लिम्फोब्लास्ट से यही 2 लीनिएजेस बनती है ना, B सेल एंड T सेल, तो वो सी की सब टाइप्स है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट और ब्लास्ट सेल्स मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल द प्रिमिटिव प्रिकर्सर ऑफ लिम्फोइड सेल्स। दूसरी टाइप थी AML अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अब ये 25% ऑफ द चाइल्डहुड अक्यूट ल्यूकीमिया है। मैलिग्नेंट और ब्लास्ट सेल मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल द माइलॉइड प्रिकर्सर। ठीक है, यानी ये ना
अर्ली फॉर्म ऑफ माइलोइड सेल्स में स्टार्ट होगी, जो नॉर्मली किस में कन्वर्ट होते हैं, उनमें से आगे हमारा ग्रेनुलोसाइट बनता है, मोनोसाइट, आरबीसी या प्लेटलेट्स बनते हैं ना, तो ये माइलोइड में अगर होगा तो वो अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ये माइलोइड वालों की मैलिग्नेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन हो जाएगी, बहुत सारे ब्लास्ट मिलेंगे, मोर देन 25%। अगर लिम्फॉइड की हो रही है तो हम उसको ALL कह देंगे, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, ये इसने एक समझा दी एक्यूट ल्यूकीमिया, दूसरी होती है क्रोनिक ल्यूकीमिया, जो कि बच्चों में वेरी रेयर है, वो ग्रो स्लोली होगी, रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होती है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। उसमें आपने याद रखना है, क्रोनिक में आती है एक CML, क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, ठीक है। दूसरी JMML, जुवेनाइल माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, जुवेनाइल माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक माइलो ल्यूकीमिया बच्चों में रेयर है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का मसला होता है, ठीक है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है। जुवेनाइल माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकीमिया भी रेयर क्रोनिक है, इसमें दोनों माइलोजिनस के और मोनोसाइटिक लाइंस के फीचर्स होंगे, यंग बच्चों, इन्फेंट्स और टोडलर्स में ये होती है। खैर इतना ना जाए, बस नाम पता हो आपको, क्यूट की ये 2 टाइप्स होगी, ये क्रोनिक की होगी। इटियोलॉजी पे आए, फैक्टर्स जो चाइल्डहुड ल्यूकीमिया को प्री डिस्पोज करते हैं, याद रखें सिम्टम्स जो है वैग होते हैं और वो चाइल्डहुड इलनेस की ही तरह लग रहे होते हैं, मिमिक उसी को कर रहे होते हैं, जो कभी कभार डायग्नोसिस को डिले भी कर सकते हैं। तो ल्यूकीमिया में जो सिम्टम है ना, वो RBC ना होने के, नॉर्मल ब्लड सेल्स ना होने वाले सिम्टम्स होते हैं, और दूसरे वो सिम्टम्स होते हैं कि अब ये ब्लास्ट सेल्स जो बढ़ गए, ब्लड में गए, अब वो टिश्यूज़ में चले गए, तो टिश्यू में डिपॉजिट होने वाले सिम्टम्स होंगे। तो सबसे पहले एक तो सिस्टेमिक सिम्टम आपको पता होने चाहिए, जनरली मैं बताऊँ, बच्चे को बुखार हो रहा है, नाइट स्वेट्स होंगे, फीवर, परसिस्टेंट फीवर, नाइट स्वेट्स या फिर अनएक्सप्लेन्ड। दूसरा, बच्चे को फटीग हो रही है, वीकनेस, पेलनेस, अनीमिया की वजह से, वेट लॉस उसका हो रहा है और लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। अब प्लेटलेट्स कम होने वाले, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से वही पेटिकिया बनेंगे, नोज ब्लीड, एपिस्टेक्सिस, ईजी ब्रूजिंग। फिर न्यूट्रोपीनिया की वजह से वाइट ब्लड सेल कम है तो इन्फेक्शन होना, प्रोलॉन्ग या रिकरेंट इन्फेक्शन, दैट इज़ हार्ड टू ट्रीट, ठीक है। फिर अब टिश्यूज़ में चले गए, इन्वेजन हुई है तो उसमें पेन एंड स्वेलिंग वाले सिम्टम्स होंगे। इन्वेजन वाले जो साइंस एंड सिम्टम है, जैसे पेन, स्वेलिंग, उसमें ना बोन या जॉइंट पेन होगा, बच्चा इसी वजह से, जो सिनेरियो में भी था कि बच्चा लिम्प है और रिफ्यूज़ टू वॉक, क्योंकि ना उसकी बोन मैरो बिल्डअप हो गया है, उसमें सेल्स का बिल्डअप। दूसरा, इसके अलावा स्वॉलन लिम्फ नोड्स, नेक के, ग्रोइन या आर्म पिट्स के, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है, जो फीलिंग ऑफ फुलनेस करवाएगा, उसकी वजह है हेपेटोस्प्लीनोमेगैली, ठीक है। तो अब कैसे है इसमें जो है, ये तो हमने सारे साइंस एंड सिम्टम देखे। अब इटियोलॉजी थोड़ी सी अगर हम देखें, जो फैक्टर्स प्री डिस्पोज करते हैं चाइल्डहुड ल्यूकीमिया की तरफ, उसमें आपने याद रखना है कि कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं, बच्चों को क्यों ल्यूकीमिया हो रहा है। जेनेटिक कंडीशंस में डाउन सिंड्रोम अगर है बच्चे को, ये प्री डिस्पोज करती है। फैनकोनी अनीमिया है, अगर फैनकोनी अनीमिया जो होता है ना, ये इनहेरिटेड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम होता है, उसमें ना DNA रिपेयर में म्यूटेशन आती है, तो उनको DNA डैमेज ज़्यादा होता है इन पेशेंट्स को, ठीक है। पैनसाइटोपिनिया, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, हाई रिस्क ऑफ AML वगैरह, ठीक है। तो इनको एक्यूट ल्यूकीमियास वगैरह होंगे। इसी तरह दूसरा है ब्लूम सिंड्रोम। ब्लूम सिंड्रोम एक्चुअली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, जिसमें सीवियर ग्रोथ डेफिशिएंसी और ल्यूकीमिया ये चीज़ें होती हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, म्यूटेशन आती है जीन में, ठीक है। तो ब्लूम सिंड्रोम में यही जो है, इसमें क्लिनिकल फीचर होते हैं कि ग्रोथ डेफिशिएंसी, फोटो सेंसिटिव फेशियल रैश होता है और इनको कैंसर्स होने का रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है, तो क्योंकि ना इनमें क्रोमोसोम ब्रेक के जो रीअरेंजमेंट, ये चीज़ें हाई होती हैं जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। दूसरा है डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया, ये भी एक कॉज बनता है ल्यूकीमिया का। डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया जो है, इसमें एक्चुअली एक रेड सेल एप्लेजिया है, इनहेरिटेड रेड सेल एप्लेजिया, RBC बनते ही नहीं है, फेलियर हो जाता है, वही कोई म्यूटेशन होती है, तो इनको सिवियर मैक्रोसाइटिक अनीमिया होगी इन्फेंसी के दौरान। बाकी सेल लीनेजेस नॉर्मल ही होंगी, प्लेटलेट, वाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया में भी जो है, याद रखें, ल्यूकीमिया होने का रिस्क है। दूसरी वजह है अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, ये एक्चुअली प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव और इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ATM जीन में म्यूटेशन आ जाती है, तो बच्चे को सेरिबेलर अटेक्सिया होगा। ओक्यूलोकुटेनियस टेलेंजेक्टेसिया, यानी डायलेटेड स्पाइडर वेन्स होंगी स्किन पे, इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया। देन है सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है। सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी में भी ऑब्वियसली जो है बच्चे को ल्यूकीमिया होने का रिस्क ज़्यादा है। तो ये सारे जेनेटिक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए जो प्री डिस्पोज करती हैं टू ल्यूकीमिया। डाउन सिंड्रोम, फैनकोनी एनीमिया, ब्लूम सिंड्रोम, डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया, अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। अब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो बच्चे में ल्यूकीमिया करवाएंगे, जस्ट लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आयोनाइजिंग रेडिएशन, ड्रग्स,
अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड बेंजीन एक्सपोजर ये प्री डिस्पोज करते हैं फॉर ल्यूकीमियास। अच्छा, आगे इसने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो फर्स्ट टाइप थी एक्यूट की, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक का पीक इंसिडेंस जो है 2 to 3 ईयर्स ऑफ एज है। ये बॉयज़ में जो है वो ज़्यादा होती है देन गर्ल्स एट ऑल एजेस। और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है ना वो बच्चों में ज़्यादा कॉमन है जिनको सर्टेन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे अगर डाउन सिंड्रोम है, ब्लूम सिंड्रोम, अटेक्सिया टेलेंजेक्टेजिया, फैनकोनी एनीमिया, ये सारे जो भी एक्सप्लेन किए। तो अब जो इसमें क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं, इनिशियल प्रेजेंटेशन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की नॉन स्पेसिफिक ही होती है। उसमें बच्चे को एनोरेक्सिया, फटीग, मलेज, इरिटेबिलिटी और इंटरमिटेंट लो ग्रेड फीवर, ठीक है, ये वही क्लिनिकल फीचर जो है सेल लीनेजेस डिक्रीज़ होने वाले, ठीक है। आरबीसी कम है, न्यूट्रोफिल्स कम है, फीवर, इन्फेक्शन और बोन और जॉइंट पेन और स्वेलिंग जो है ये भी प्रेजेंट हो सकती है। ये टिश्यू फैक्टर्स, ये टिश्यू के जो सिम्टम्स हैं ब्लास्ट सेल्स टिश्यूज में एक्यूमुलेट हुए उस वजह से। Bone pain is severe and can wake the patient at night. As the disease progresses, the signs and symptoms of bone marrow failure, जैसे पेलार, fatigue, exercise intolerance, bruising या epistaxis, as well as fever, which may be caused by the infection or the disease, become more obvious. ऑर्गन इनफिल्ट्रेशन कैन कॉज, अब जो ब्लास्ट ज़्यादा हो गए ब्लड में, अब वो टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होगा तो ऑर्गन इनफिल्ट्रेशन की वजह से बच्चे को लिम्फेडिनोपैथी होगी, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, टेस्टिकुलर इन्लार्जमेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट में क्रेनियल न्यूरोपैथीज, हेडेक, सीजर्स, ठीक है। कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि ये ल्यूकीमिया है? डायग्नोसिस के लिए हमेशा जो है इनिशियल एग्जामिनेशन में मोस्ट पेशेंट्स को अनीमिया होती है, ठीक है। ओनली अबाउट जो 25% हैं उनके जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 6 ग्राम पर डेसीलीटर से हमें कम मिलेंगे। तो सीबीसी पे हमें एक तो अनीमिया मिल गई। दूसरा, पहला तो डायग्नोसिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन से हमने जो है सिम्टम और ये साइंस, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन के, लार्ज ऑर्गन लिम्फ नोड ये देखे। दूसरा, ब्लड टेस्ट में सीबीसी पे हमें एबनॉर्मल काउंट मिलेगा, यानी आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनके नॉर्मल काउंट्स जो हैं वो लो होंगे, यूजुअली लो ऑफ द नॉर्मल काउंट। लेकिन याद रखें जो वाइट ब्लड सेल्स का टोटल काउंट है वो हाई मिलेगा, क्योंकि उसमें इमेच्योर ब्लास्ट सेल्स है, ठीक है, इमेच्योर ब्लास्ट का नंबर ज़्यादा है। मोस्ट पेशेंट्स को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, लेकिन 25% को जो है प्लेटिलेट्स जो है वो 1 लाख पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 20% के वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो है 50,000 पर मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा होंगे, और 50% लोगों को वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब से कम होंगे, ठीक है। तो वैसे याद रखें कि इसमें जो है बाकी सब सेल्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स लो ही हैं, लेकिन टोटल जो वाइट ब्लड सेल का काउंट है वो हाई मिलता है। डायग्नोसिस हम ल्यूकीमिया की तब करेंगे जब प्रेजेंस हम ब्लास्ट सेल्स की मिले पेरिफेरल ब्लड स्मीयर पे, ठीक है। लेकिन ये हम कंफर्म हमेशा बोन मैरो एग्जामिनेशन से करेंगे। हमें बोन मैरो एस्पायरेशन एंड बायोप्सी करनी है, जो इसकी कंफर्मेशन के लिए बहुत इसेंशियल है। थोड़ा सा सैंपल जो है बोन मैरो को हिप बोन से लिया जाएगा और उस पर माइक्रोस्कोप पे देखेंगे, तो अगर हमें 25% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल मिलते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा अक्यूट ल्यूकीमिया। एलिवेशन ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज़ आल्सो ड्यू टू क्लू टू द डायग्नोसिस ऑफ ALL, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी अगर हमें मिल रहा है तो ये भी उसमें करेगा। बाकी जो साइटोजेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है, जिसमें साइटोजेनेटिक में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, फ्लोसाइटोमेट्री में हमें एग्जैक्ट टाइप पता लगेगी ल्यूकीमिया कौन सी है, बी सेल है, ALL है, T सेल, क्योंकि हम सरफेस प्रोटीन्स को देखते हैं, ठीक है। और लंबा पंचर जो है CSF स्पाइनल टैप, ये हम करेंगे ताकि देखने के लिए कि अगर ल्यूकीमिक सेल्स जो हैं वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ तो स्प्रेड नहीं कर गए। तो ये डायग्नोसिस हमने की। अब डिफरेंशियल हमारा क्या बनता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमेशा ल्यूकीमिया में हमने जो है ना टिपिकल साइंस और सिम्टम्स जो है अनीमिया के, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट विद ब्लास्ट प्रेजेंट ऑन द स्मीयर, तो इसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना रहे हैं। तो माइलोडिस्प्लेजिया या हाइपोसेल्युलर ल्यूकीमिया से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। माइलोडिस्प्लेजिया में भी ये क्लोनल हेमेटोपोइटिक डिसऑर्डर ही है, जिसमें इनफेक्टिव ब्लड सेल प्रोडक्शन होगी, तो साइटोपिनियाज मिलेंगे, ब्लड सेल काउंट्स लो होंगे, पेरिफेरल ब्लड डिस्प्लेजिया होगा, यानी एबनॉर्मल शेप और मैचुरेशन भी साथ होगी साइटोपिनियाज के साथ, ठीक है। तो माइलोडिस्प्लेजिया में जो है अगर हमें 20% से कम ब्लास्ट सेल्स मिलते हैं तो WHO के अकॉर्डिंग हम डायग्नोस करते हैं बोन मैरो में कि ये माइलोडिस्प्लेजिया है। या हाइपोसेल्युलर ल्यूकीमिया, ये AML की ही एक सब टाइप है जिसमें बोन मैरो हाइपोसेल्युलर होता है, ठीक है। और ब्लास्ट काउंट अगर 20% या उससे ज़्यादा है बोन मैरो में
तो हम डायग्नोस करते हैं कि ये हाइपोसेलुलर AML है, ठीक है। दूसरा डिफरेंशियल हमारा इसमें ल्यूकेमॉइड रिएक्शन भी बनता है। ल्यूकेमॉइड रिएक्शन ना नॉन मैलिग्नेंट इंक्रीज आ जाता है वाइट ब्लड सेल्स में। वो तो ल्यूकीमिया तो मैलिग्नेंट क्लोनल प्रोलिफरेशन है, ये नॉन मैलिग्नेंट होता है। किसी जैसे वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए और ये, तो इसमें भी काउंट हमें इतना ही ज़्यादा मिलेगा जिस तरह ल्यूकीमिया में मिलता है, लेकिन हमेशा ल्यूकेमॉइड रिएक्शन किसी इन्फेक्शन के ज़रिए हुआ होगा। इन्फेक्शन एक रिएक्शन है, रिएक्टिव प्रोसेस है, किसी सीवियर अंडरलाइंग इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन या स्ट्रेस, जैसे टीबी है, परट्यूसिस है, तो उसमें वाइट ब्लड सेल काउंट मिलेगा। तो अपने ल्यूकेमॉइड रिएक्शन से भी डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो कि एब्स्टेन बार वायरस से होती है। क्लासिक एग्जांपल है बिनाइन कंडीशन जो मिमिक करती है अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को, ठीक है। क्यों इसमें जो है हमें अक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड लिम्फेडिनोपैथी मिलता है, ठीक है, क्योंकि फीचर्स इनके ओवरलैप कर रहे हैं, फीवर, फटीग, लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगेली। की डिफरेंस ये है कि बोन मैरो यहाँ पे नॉर्मल होगा। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में बोन मैरो नॉर्मल है, लेकिन वहाँ ALL में हमें बोन मैरो में मोर देन 20% ब्लास्ट मिलते हैं, ठीक है। दूसरा सेल टाइप का भी डिफरेंस है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में मच्योर T सेल्स हमें मिलेंगे, एटिपिकल सेल्स मच्योर T सेल्स हैं जो, जबकि ALL में हमें B या T लिम्फोसाइट्स मिलेंगे जो इमेच्योर होंगे। देन मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। पेरिफेरल ब्लड पिक्चर है ALL की। पेरिफेरल ब्लड पिक्चर में हमें यही मिलता है कि सर्कुलेटिंग जो लिम्फोब्लास्ट है, एबनॉर्मल ल्यूकेमिक सेल्स मिलेंगे, ठीक है। हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, फाइन ओपन क्रोमेटिन, इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियोलाई, ठीक है, ये चीज़ें। अब मैनेजमेंट जो है इसमें ALL में विदाउट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो डिजीज़ है, याद रखिए, वो फैटल है, ठीक है। सर्वाइवल जो है इसमें वो रिलेटेड है टू द एज और कौन सी सब टाइप है ल्यूकीमिया की, ठीक है। ट्रीटमेंट के बगैर जो है ना, जो है ये डिज़ीज़ फैटल होती है और ट्रीटमेंट इसमें अग्रेसिव होता है। टिपिकली 2 से 3 साल तक लास्ट करता है। इसमें मोस्टली हम कीमोथेरेपी देते हैं और इसको सेवरल फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक कीमोथेरेपी है जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, फिर कुछ टारगेटेड थेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो ये सारा इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि देखें जो सर्वाइवल है इज़ रिलेटेड टू द एज, ठीक है, एज से रिलेटेड है। सब टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, रिस्क डायरेक्टेड थेरेपी हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड ऑफ करंट ALL ट्रीटमेंट। अगर एज 1 से 10 साल के दरमियान है और ल्यूकोसाइट का काउंट अभी 50,000 पर माइक्रोलीटर से कम है, तो ये जो है डिफ़ाइन करता है स्टैंडर्ड रिस्क, ठीक है। यानी सेल लीनिएजेस जो कम हो रही थी, तो ल्यूकोसाइट जो कम हो रहे, अगर 50,000 पर माइक्रोलीटर से कम है तो हमें इसमें ये रिस्क है और हमें इस ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं या 10 साल से बड़े हैं, या फिर उनको इनिशियल ल्यूकोसाइट काउंट 50,000 से अगर ज़्यादा है, तो उनको जो है वो हाई रिस्क है। 1 साल से छोटे, 10 साल से बड़े या 50,000 से ज़्यादा ल्यूकोसाइट है ब्लास्ट सेल्स, तो वो उनको हाई रिस्क है। कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक जो एडवर्सली अफेक्ट करती हैं आउटकम इंक्लूड द T सेल इम्यूनोफिनोटाइप। Additional characteristics that adversely affect the outcome include T cell immunophenotype और slow response to initial therapy। अच्छा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ में अगर हाइपोडिप्लॉइडी या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है तो उसमें भी पुअर आउटकम होता है। मोर फेवरेबल जो फैक्टर्स हैं उसमें है रैपिड रिस्पॉन्स टू थेरेपी, अगर थेरेपी से जल्दी रिस्पॉन्स शो किया है। हाइपर डिप्लॉइडी है, वो था हाइपर डिप्लॉइडी अगर हो, या ट्राइसोमी हो स्पेसिफिक क्रोमोसोम लाइक 4, 10 एंड 17 की, तो इनमें फिर भी हमें फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो ट्रीटमेंट का आउटकम अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है रेमिशन इंडक्शन फेज़, ठीक है। एक्चुअली जो हम कीमोथेरेपी यूज़ करें वो हमारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ही होता है। उसमें हम जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल है ना, उनको किल कर रहे हैं ड्रग्स दे के। उसमें हम इंडक्शन पहले करते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है 1 महीने का, उसमें हमारा एम है कि हम ल्यूकीमिक सेल्स को किल करें, रैपिडली किल द ल्यूकीमिक सेल्स एंड अचीव रेमिशन, यानी कोई एविडेंस ऑफ डिजीज़ ना रहे। फिर दूसरा, उसी में इंडक्शन के बाद कंसोलिडेशन या इंटेंसिफिकेशन होता है। उसमें हमने जो रिमेनिंग रेमिशन के बाद जो भी रिमेनिंग सेल्स हैं उनको किल करेंगे, जो रिलैप्स करवा सकते हैं, ठीक है। देन मेंटेनेंस होती है जो लॉन्गेस्ट फेज़ है 2 से 3 साल का, उसमें हम लोअर डोज कीमो यूज़ करेंगे ताकि रिकरेंस ना हो, ठीक है। CNS प्रोफाइलेक्सिस, कीमोथेरेपी हमने डायरेक्टली स्पाइनल फ्लूइड में इंट्राथीकल कीमो देनी होती है ताकि डिजीज़ जो है वो स्प्रेड भी ना हो, और प्रिवेंट भी कर रहे हैं और ट्रीट भी कर रहे हैं स्प्रेड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है। तो इनिशियल थेरेपी इज टर्म्ड एज रेमिशन इंडक्शन, और इसमें हमने ल्यूकीमिक सेल्स को इरेडिकेट करना है फ्रॉम द बोन मैरो। इस फेज़ में हम 4 हफ्तों में कह रहा है कि ट्रीटमेंट देना होता है। विनक्रिस्टीन वीकली,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड में डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन, सिंगल डोज ऑफ लॉन्ग एक्टिंग पिगाइलेटेड एस्पार्जिनेज प्रिपरेशन. पेशेंट्स एट द हाई रिस्क आल्सो रिसीव डोनोमाइसिन एट वीकली इंटरवल्स. ठीक है, ये एडिशनली हम हाई रिस्क में डोनोमाइसिन भी ऐड करेंगे. विनक्रिस्टिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड पिगाइलेटेड एस्पार्जिनेज प्रिपरेशन. विद दिस ट्रीटमेंट 98% ऑफ द पेशेंट्स आर इन रेमिशन. ठीक है, उनमें डिजीज़ जो है वो सारी ल्यूकेमिक सेल्स किल हो जाएंगे और रेमिशन हो जाएगी, यानी कोई एविडेंस ऑफ डिजीज़ नहीं रहेगा इस ट्रीटमेंट से. तो ये पहला होता है रेमिशन इंडक्शन फेज़. अब रेमिशन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इज़ आइडेंटिफाइड एज जब लेस देन 5% ब्लास्ट सेल्स हो मैरो में और जो न्यूट्रोफिल्स एंड प्लेटिलेट का काउंट है वो नियर नॉर्मल आ जाए 4 to 5 वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट में, यानी ब्लास्ट सेल 5% से कम है और 4 से 5 हफ्तों में ही सारे काउंट्स अब नॉर्मल की तरफ आ जाएँ, तो इसका मतलब है रेमिशन अचीव हो गई है. इंट्राथिकल कीमोथेरेपी ऑलवेज हम जो स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट में देते हैं एंड एटलीस्ट वंस मोर टाइम ड्यूरिंग द इंडक्शन. दूसरा मैंने आपको बताया कि कीमोथेरेपी में इंडक्शन के बाद आता है कंसोलिडेशन का फेज़. सेकेंड फेज़ होता है कंसोलिडेशन. इसमें इंटेंसिव CNS थेरेपी करनी होती है, उसको कंबाइन करते हैं हम कंटिन्यूड इंटेंसिव सिस्टमिक थेरेपी के साथ. जो पेशेंट हाई रिस्क पे हैं CNS रिलैप्स के लिए, तो उनकी हमें इरेडिएशन ऑफ द ब्रेन करनी होगी इन द लेटर फेज ऑफ थेरेपी. फिर इरेडिएशन भी देनी होगी. ठीक है, जो हाई रिस्क है. देन आता है वैसे कंसोलिडेशन और इंटेंसिफिकेशन हम साथ ही कहते हैं, दूसरा फेज़ यही होता है. इंटेंसिफिकेशन फेज़ में जो है वो फेजेस ऑफ एग्रेसिव ट्रीटमेंट है इंटेंसिफाई कर लिया, यानी डिलेड इंटेंसिफिकेशन, as well as relatively non-toxic phases of treatment interim maintenance. Multi-agent chemotherapy is used during these phases to eradicate residual disease. उसमें साइटाराबीन, मीथोट्रिक्सेट, एस्पार्जिनेज, विनक्रिस्टीन. ठीक है, ये हम मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे. ठीक है. देन आता है मेंटेनेंस फेज़, जो कि लॉन्गेस्ट फेज़ है. मैंने आपको बताया 2 से 3 साल का होता है. इसमें लो डोज कीमो हम देते रहेंगे ताकि रिकरेंस ना हो. पेशेंट आर डेली गिवन मरकेप्टोप्यूरिन एंड वीकली ओरल मीथोट्रिक्सेट, यूजुअली विथ इंटरमिटेंट डोज ऑफ विनक्रिस्टीन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड. बीच में इंटरमिटेंट हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, विनक्रिस्टीन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मरकेप्टोप्यूरिन एंड वीकली ओरल मीथोट्रिक्सेट के साथ. तो ये हो गया मेंटेनेंस फेज़. बीच में था कंसोलिडेशन एंड इंटेंसिफिकेशन फेज़. उसकी ड्रग्स मैंने आपको बताई, साइटाराबीन, मीथोट्रिक्सेट, एस्पार्जिनेज, विनक्रिस्टीन. और जो कंसोलिडेशन फेज़ रेमिशन फेज़ है उसमें हम विनक्रिस्टीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पिगाइलेटेड एस्पार्जिनेज एंड डोनोमाइसिन यूज़ कर रहे हैं. तो ये हो गई कीमोथेरेपी. इसके अलावा मैंने आपको कहा कि हम टारगेटेड थेरेपी भी यूज़ करते हैं. टारगेटेड थेरेपी में वो ड्रग्स होती हैं जो कि ना अटैक करती हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसर सेल्स को. फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं, जैसे इमातिनिब. ये CML या ALL में हम देते हैं, जिसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है. ठीक है. इसके अलावा मैनेजमेंट में ना हम इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं. ठीक है, इम्यूनोथेरेपी में बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम जो है उसके साथ ट्रीटमेंट ऐसा है जो यूज़ करेगा बॉडी का अपने ही इम्यून सिस्टम को टू फाइट द कैंसर सेल्स. तो उसमें CAR T सेल थेरेपी. ठीक है, CAR T सेल थेरेपी ये रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट है. रिलैप्स या रिफ्रैक्टरी जो B सेल हो ना, जो मुश्किल हो ट्रीट करना, B सेल ALL, जिसमें बच्चे के अपने ही T सेल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड किए जाते हैं ताकि वो रिकॉग्नाइज़ करें और किल करें ल्यूकीमिया सेल्स को. और लास्ट होता है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ये ना हाई रिस्क AML के लिए रिजर्व करके रखा है उन बच्चों में जिनमें ल्यूकीमिया रिलैप्स कर जाती है आफ्टर द इनिशियल कीमोथेरेपी. कीमो भी दिया, दोबारा होगी तो उस पर ट्रांसप्लांट ही है. तो बच्चे को हमने हाई डोज कीमोथेरेपी देना है ताकि डिजीज़ बोन मैरो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. फिर हम जो इन्फ्यूजन करते हैं हेल्दी स्टेम सेल्स की. ठीक है, मैच डोनर करके. तो वैसे यहाँ पर इसने परवेज़ अकबर में जो है इसने पहले AL का मैनेजमेंट बताया है, उसकी जो है कीमोथेरेपी सारी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट. अब जो है ये AML को एक्सप्लेन करेगा. AML एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकीमिया की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एडोलेसेंस में ये ज़्यादा है. सेवरल इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ एसोसिएट होती हैं, आइडेंटिफाई हुई हैं, लेकिन कोई प्री डिस्पोजिंग जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं हुआ. इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 20% से ज़्यादा बोन मैरो सेल्स होने चाहिए. ठीक है, ऑन एस्पायरेशन या बायोप्सी आर ब्लास्ट सेल्स with a feature similar to those of the characterized early differentiation state of the myeloid monocyte megakaryocyte series of the blood cells. यानी ALL में जिस तरह लिम्फोसाइट ये इनकी सीरीज़ बढ़ी थी,
AML में जो है वो माइलोजेनस सीरीज़ में हमें ब्लास्ट सेल्स इनकी प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगी, इनके ब्लास्ट सेल्स होंगे माइलोइड सीरीज़ के। तो इसमें यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग्स, साइंस और सिम्टम AML के क्या होंगे कि बोन मेरो मेलिग्नेंट सेल से रिप्लेस हो गया है और बोन मेरो फेलियर हो जाएगा। तो देर आर एनी और ऑल ऑफ द फाइंडिंग्स एसोसिएटेड विद द मैरो फेलियर इन ALL। इन एडिशन पेशेंट्स विथ AML प्रेजेंट विद सबकुटेनियस नोड्यूल, ठीक है, इन पेशेंट्स को सबकुटेनियस नोड्यूल होती हैं, इसको कहते हैं ब्लूबेरी मफिन लेजन्स, ये स्पेशली इन्फेंट्स में होती हैं। इनके जिंजाइवा में इन्फिल्ट्रेशन होगी, स्पेशली जो मोनोसाइटिक सब टाइप है। साइंस और लैब फाइंडिंग होगी DIC की, डाइसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, और डिस्क्रीट मास होगा जिसको हम कहते हैं क्लोरोमास या ग्रेनुलोसाइटिक सार्कोमास, ठीक है, ये डिस्क्रीट मास भी इनमें पाया जाता है, क्लोरोमा या ग्रेनुलोसाइटिक सार्कोमा। तो यहाँ पे भी जो डायग्नोसिस है वो यही है, बोन मैरो एस्पायरेट किया बायोप्सी की, उस पर हमें हाइपर सेलुलर मैरो मिलेगा जिसमें मोनोटोनस पैटर्न ऑफ सेल्स होंगे। फ्लो साइटोमेट्री और स्पेशल स्टेन्स करेंगे, उसमें हमें माइलो पेरोक्सीडेज कंटेनिंग सेल्स मिलेंगे, कंफर्मिंग द माइलोजेनस ओरिजिन ऑफ द ल्यूकीमिया एंड डायग्नोसिस, ठीक है। तो हमें ये AML डायग्नोस हम करेंगे क्योंकि हमें माइलो पेरोक्सीडेज कंटेनिंग सेल्स मिल रहा है। स्पेसिफिक सब टाइप्स AML की हम डायग्नोस करते हैं बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर। देन आती है लास्ट में इसकी मैनेजमेंट। अग्रेसिव मल्टी एजेंट कीमोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है AML में। इट इज़ सक्सेसफुल टू इंड्यूस रेमिशन इन अप्रोक्सीमेटली 85 to 90% पेशेंट्स। इन्फेक्शंस एंड ब्लीडिंग यही इसमें मेन कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और 5% पेशेंट जो है ना इसी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से या तो डाई कर जाते हैं या ब्लीडिंग की वजह से, रेमिशन अचीव होने से पहले ये डेथ के कॉज बनते हैं, ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। मैच्ड सिबलिंग बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन आफ्टर द रेमिशन इंक्रीजेस सर्वाइवल। मैच्ड unrelated donor bone marrow transplant are usually reserved for patients who have relapse. Increased supportive care is required in patients with AML, especially streptococcal viridans sepsis and fungal infection, ठीक है, streptococcal viridans sepsis और fungal infection जो है ये स्पेशली इनमें ज़्यादा